हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए, थ्योरम है क्लास 10 का, ठीक है। बिहार बोर्ड के है, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम क्या कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या पूछ रहा है? ये प्रूव करना है थ्योरम को कि अगर कोई संख्या p है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, और यदि अभाज्य संख्या है तो उसका रूट वैल्यू अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को जो भी अपरिमेय का सिद्ध करने का जो पूछा जाए, इसमें आप उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है। विरोधाभास के जरिए हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो दिया गया संख्या ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। इसका हल क्या हो जाएगा? देखिए, सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ सिद्ध करते हैं। मान लेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि p एक रूट p, क्या लिखेंगे? रूट p एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? p एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर p एक परिमेय संख्या है ना, तो p को हम क्या लिख सकते हैं? तो p को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। p को क्या लिखेंगे? p को a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। अगर p एक परिमेय संख्या है ना, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते b क्या हो जाए? b 0 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ और a एवं b, a और b, a और b सह अभाज्य संख्या होगी। क्या होगा? सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों का सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो चलिए, p को हम लिख दे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए, तो रूट p होगा ना, रूट p को हम क्या लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखिए, रूट p बराबर लिखेंगे a/b, ठीक है। अगर दोनों पक्ष में क्या करेंगे ना, वर्ग करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। तो दोनों पक्ष क्या लिखेंगे? दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगी, क्या होगी? देखिए, स्क्वायर कीजिए तो p इज इक्वल टू a/a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट टू रूट हट जाएगा, तो यहाँ p हो जाएगा और a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, pb स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है ना, तो p जो है ना वो a को, क्योंकि हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये हमें प्राप्त है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, तो p a को भी डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है? तो इससे हमें ये प्राप्त होता है ना, इससे हमें यह प्राप्त हुआ कि, ठीक है, p a स्क्वायर को, ठीक है, p जो है ना a स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है। तो जब p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, अर्थात p a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात p a को भी विभाजित करेगा। समझ में आया?
तो मान लेंगे अगर पी ए को विभाजित कर रहा है ना पूरी तरीके से, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बराबर पी एम। क्या लिखेंगे, ए बराबर पी एम, क्योंकि पी ए को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। तो इसको इक्वेशन हमने 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। इसको हमने 1 माना है और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको 2 मान लीजिए, इसको मान लेंगे 3। ए बराबर पी एम, इस इक्वेशन समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, मतलब ए बराबर पी एम का मान, इस का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, देखिए जहाँ पी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है ना, तो लिख सकते हैं पी बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पी एम, क्या लिखेंगे, पी एम का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर, एक पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, पी जो है ना वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमें प्राप्त होता हुआ कि, ठीक है, पी बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अतः पी जो है ना बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, मतलब क्या होगा, पी बी को भी विभाजित कर रहा है और पी ए को भी विभाजित कर रहा है। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि ए और बी का पी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। चूंकि इससे क्या प्राप्त होगा, इसलिए पी ए एवं बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है। अतः हमने जो माना था ना कि ए और बी का, उसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्या विरोधाभास। अतः हमने जो माना था कि ए एवं बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये इसलिए ऐसा हमने माना था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट पी को परिमेय संख्या माना, क्या, ये इसलिए हुआ कि रूट पी एक क्या है, परिमेय संख्या माना था, ठीक है। अतः हमने जो ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने रूट पी को क्या माना है, एक परिमेय संख्या, जो कि वास्तविक में है, वास्तविक में ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लिखेंगे, ठीक है, रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को डील करेंगे और बोर्ड के एग्जाम में खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बेसिस इस थ्योरम के आधार पर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है। अगर इस तरह का आपको सॉल्व करने आ जाए ना, तो जब प्लस वाला में पूछेगा कि √2 प्लस √3 ये, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, या 1 प्लस √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इससे क्या निकाला कि दो अपरिमेय संख्या का सम, ठीक है, योग हमेशा अपरिमेय होगा। डिफरेंस वैरी कर सकता है जब सेम होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट दो विभिन्न या भिन्न प्रकार के अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिवीजन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, इससे हम हमेशा नोट करेंगे कि दो अपरिमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा, मतलब ऐड भी दो परिमेय का 2 नंबर हम लेते हैं, दोनों क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, दोनों अपरिमेय संख्या का योग। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्या का योग, दोनों अपरिमेय संख्या का योग, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जैसे हमने प्रोसेस बाय लिखा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का आप लिखिएगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अन्यथा 4 मार्क्स का पूछेगा तो 3 मार्क्स 2.5 मार्क्स दे देगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस में आपको लिखना है, ये इक्वेशन लिखना है, ये वैल्यू इतना पुट कर देना, लास्ट में ये अपना ऑन वर्ड में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको पूरी तरीके से मार्क्स मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।